हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया था हुमायूं के बारे में, फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि जब हुमायूं 1537 ईस्वी में चुनार के दुर्ग पर कब्जा कर लेता है तो वो बंगाल की ओर बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको दूसरा पार्ट समझ में आएगा। ओके दोस्तों, तो जब हुमायूं बंगाल की ओर बढ़ा तो फिर उसके साथ क्या हुआ, कौन सा अभियान किया, क्या युद्ध लड़े, चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, 1537 ईस्वी में हुमायूं पूरब की ओर बढ़ा और उसने चुनारगढ़ पर घेरा डाला, जहां कुतुब खां ने शेर खां की योजना के अनुसार हुमायूं को अधिक से अधिक समय तक रोक रखने का निश्चय किया था। 6 माह पश्चात हुमायूं, हमारे जहाँ लिखा है दोस्तों, यहाँ हुमायूं होगा, हुमायूं पूरब का द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर कब्जा कर लिया और बंगाल की ओर बढ़ा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, उसके आगे हमें पढ़ना है। दोस्तों, जब हुमायूं बंगाल की तरफ बढ़ता है तो गौड़, जो बंगाल की राजधानी थी उसमें बंगाल की राजधानी गौड़ थी, तो गौड़ के पास स्थानीय सरदारों से उसका युद्ध होता है। गौड़ में जो सरदार थे, उस स्थान के जो सरदार थे, उससे हुमायूं का युद्ध होता है और हुमायूं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कत्ल करता है। वहाँ पर अत्यधिक मौतें हुई। इसी कारण हुमायूं ने इस जगह का नाम जन्नताबाद रख दिया दोस्तों। ओके, अब जब हुमायूं बंगाल पहुँच गया और जब वो बंगाल से लौट रहा था, हुमायूं जब बंगाल से लौट रहा था तो क्या होता है दोस्तों, जब हुमायूं बंगाल से लौट रहा था, अब हम लोग ये जो पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही, हम कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहीं से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं एग्ज़ाम्स में, तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। बंगाल से लौटते समय हुमायूं एवं शेर खां के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 27 जून 1553 ईस्वी को एक युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। दोस्तों, 27 जून 1539 ईस्वी को, दोस्तों 27 जून 1539 ईस्वी को, 63 नहीं होगा, गलत हो गया था, सॉरी उसके लिए। तो 27 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं एवं शेर खां के मध्य बिहार में बक्सर के निकट, बक्सर एक ज़िला है बिहार में, तो वहीं पर बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में शेर खां विजयी हो जाता है। कहा जाता है इसमें कि हुमायूं एक भिश्ती यानी निजाम की सहायता से अपनी जान बचाने में किसी तरह सफल रहा। ऐसा माना जाता है कि जिस भिश्ती की सहायता से हुमायूं अपनी जान बचाने में सफल रहा था, उसे हुमायूं ने एक दिन के लिए बादशाह बना दिया था। दोस्तों, जब हुमायूं शेरशाह से हार जाता है तो भागने लगता है, तो ये एक नदी में कूद जाता है और वहाँ पर जब ये हुमायूं डूबने लगता है तो उसे एक भिश्ती बचा लेता है। और ऐसा माना जाता है कि जिस भिश्ती ने इसको डूबने से बचाया था, उसको हुमायूं ने एक दिन के लिए बादशाह बना दिया। कहा, आज एक दिन के लिए तुम बादशाह हो। तो उस बादशाह ने, जो एक दिन के लिए बना था, अर्थात भिश्ती ने, चमड़े के सिक्के जारी किए। जैसे सम्राट होते हैं या शासक होते हैं तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाते हैं, सिक्के जारी करते हैं, तो उसने भी अपने नाम के सिक्के जारी किए। और जो ये कहानी हमें मिलती है, वो कहाँ मिलती है? गुलबदन बेगम की रचना हुमायूं नामा में। दोस्तों, गुलबदन बेगम की रचना हुमायूं नामा में, ये क्वेश्चन आप पूछा जाता है तो इसको बहुत ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। गुलबदन बेगम की जो रचना है हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम की रचना हुमायूं नामा में ये कहानी मिलती है, वहीं से इसको लिया गया है कि जो भिश्ती कैसे उसकी जान बचाता है। जो ये स्टोरी है पूरी की पूरी, ये गुलबदन बेगम की रचना हुमायूं नामा में मिलता है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने अपने को सुल्तान घोषित किया और शेर शाह की उपाधि धारण की। ये देखिए दोस्तों, अपने आप को शेर
खां ने सुल्तान घोषित कर दिया और शेर शाह की उपाधि धारण करता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी में हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल और अस्करी की सहायता से बिलग्राम ब्रैकेट में कन्नौज, यानी बिलग्राम को उस समय कन्नौज भी बोलते थे, बिलग्राम को जीतना चाहा। लेकिन हुमायूं की असफलता ने यहाँ भी उसका साथ नहीं छोड़ा। हुमायूं की इस युद्ध में असफलता के बाद शेर शाह ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस तरह हिंदुस्तान की सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथों में आ गई। अब समझिए दोस्तों, जब 1539 ईस्वी में हुमायूं शेर शाह से चौसा के युद्ध में हार जाता है, तो अपने खोए हुए क्षेत्रों को पाने के लिए 1540 ईस्वी में हुमायूं ने हिंदाल, उसके दो भाई थे, मतलब उसके भाई तो 3 थे, लेकिन हिंदाल और अस्करी जो उसके 2 भाई थे, उनकी सहायता से उसने सोचा कि हम बिलग्राम को जीत लेंगे, कन्नौज को जीत लेंगे। लेकिन हुमायूं यहाँ भी असफल हुआ, पराजित हुआ और शेरशाह इस युद्ध में भी जीत गया। जब शेरशाह इस युद्ध को जीत जाता है तो कहा जाता है कि आगरा और दिल्ली समेत संपूर्ण मुगल साम्राज्य पर शेरशाह का शासन शुरू हो गया। इस तरह हिंदुस्तान की राजसत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई दोस्तों। अब देखिए, फिर से अफगानों के हाथ में आ गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बार और अफगानों के हाथ में रही होगी, तभी तो यहाँ लिखा है फिर से। तो दोस्तों, जो पहली बार अफगानों के हाथों में सत्ता आई थी वो था लोदी वंश। जो पहला अफगान शासक था वो लोदी वंश से था। तो पहली बार अगर पूछे तो पहला अफगान शासन किसका था, तो लोदी वंश का था। लेकिन दूसरी बार सूर वंश जो था, ये हमारा शेरशाह वाला, ये था। इसीलिए कहते हैं कि इस तरह हिंदुस्तान की सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। मतलब ये सूर वंश को इसीलिए हम कहते हैं कि सूर वंश को हम क्या कहते हैं दोस्तों, द्वितीय अफगान वंश, क्योंकि द्वितीय बार अफगानों की सत्ता हिंदुस्तान में स्थापित हुई। ओके दोस्तों, ये था 2 इम्पॉर्टेंट युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो ये दोनों युद्ध कम से कम आपको आने ही चाहिए। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि आखिर हुमायूं दोनों युद्धों में हारा तो क्यों हारा, क्या कारण था, अर्थात हुमायूं की असफलता का कारण अब हम लोग पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हुमायूं की असफलता का कारण। दोस्तों, अगर आप हुमायूं की असफलता का कारण पढ़ेंगे तो ये आपको किसी भी, अगर आप यूपीपीएससी या फिर आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, अगर कोई एग्ज़ाम्स देते हैं वहाँ, तो आपको अगर डिटेल में लिखना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है, तो वहाँ पर आपको हुमायूं की असफलता का कारण पता होना चाहिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर रहे। जैसे अगर आपने अगर किसी ने आपसे ही पूछ लिया कि हुमायूं लगातार युद्धों को हारता रहा, 2 युद्ध हार गया, तो क्यों हारा, उसकी असफलता का कारण क्या है, तो दोस्तों वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों पहला जो कारण था वो था साम्राज्य का बंटवारा। ओके दोस्तों, पहला जो कारण था वो था साम्राज्य का बंटवारा। आप जानते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया भी था पहले पार्ट में कि जब बाबर मरता है तो अपने बेटे हुमायूं को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है और उससे कहता है कि अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना। अपने पिताजी की इसी आज्ञा का पालन करने के लिए हुमायूं अपने साम्राज्य को अपने सभी भाइयों में बांट देता है और यही सबसे बड़ी हुमायूं की गलती थी। तो दोस्तों होता क्या है, देखिए, बाबर ने मृत्यु से पूर्व यह इच्छा प्रकट की थी कि हुमायूं अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करे। बाबर ने मृत्यु से पूर्व यह इच्छा प्रकट की थी कि हुमायूं अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करे। हुमायूं ने बाबर की इच्छा को मानते हुए साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया। मैंने आपको बताया था कि
कौन कौन सा क्षेत्र किस किस भाई को दिया, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ओके दोस्तों, तो हुमायूं ने बाबर की इच्छा को मानते हुए साम्राज्य को अपने भाइयों में समान अनुपात में बांट दिया, विभक्त कर दिया, जबकि उस समय आवश्यकता संपूर्ण साम्राज्य को, यहाँ साम्राज्य होगा दोस्तों, तो संपूर्ण साम्राज्य को एक सूत्र में पिरोने की थी, ना कि उसके विभाजन की। ओके दोस्तों, देखिए उस समय साम्राज्य को एक सूत्र में पिरोने की थी, क्योंकि उस समय नया नया सम्राट बना था हुमायूं, तो उस समय ज़रूरत थी कि सारा जो साम्राज्य है वो संगठित रहे उस पर और केंद्रित रहे, अर्थात उस पर किसी एक ही व्यक्ति का शासन होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, हुमायूं ने उसको बांट दिया, जिससे क्या हुआ कि जो साम्राज्य की शक्तियाँ थी वो बट गई। और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। इससे साम्राज्य के शक्ति पर आघात हुआ, यानी जो साम्राज्य की शक्ति थी वो बट गई, तो इससे साम्राज्य की शक्ति पर आघात हुआ। इसके अतिरिक्त हुमायूं के भाई अब दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने की आकांक्षा रखने लगे। जो हुमायूं के भाई थे वो भी सोचते थे कि हम भी दिल्ली का सुल्तान बने, तो वो क्या अपने भाइयों का ही साथ नहीं देते थे। मान लीजिए किसी ने विद्रोह कर दिया हुमायूं के खिलाफ, तो उसके भाई उसका साथ नहीं देते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हुमायूं असफल हो और फिर हम दिल्ली का सुल्तान बन जाए। तो वही कह रहा है कि अब हुमायूं के भाई भी दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने की आकांक्षा रखने लगे, तथा अनेक बार उन्होंने विद्रोह किया। उसके भाइयों ने भी कई बार विद्रोह किया। संकट के समय उसके किसी भाई ने उसका साथ नहीं दिया। जब हुमायूं पर किसी ने आक्रमण किया, किसी ने विद्रोह किया हुमायूं के खिलाफ, तो उसके किसी भी भाई ने उसका साथ नहीं दिया। परिणाम स्वरूप जो विद्रोही थे उनको हुमायूं के खिलाफ सफलता मिली। जो विद्रोह करते थे वो सफल हो जाते थे, क्योंकि हुमायूं के किसी भाई ने हुमायूं का साथ नहीं दिया। ओके दोस्तों, तो पहला कारण था उसकी असफलता का साम्राज्य का बंटवारा। आप आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि आखिर उसकी असफलता का कारण क्या था। तो बहुत बड़ा कारण था साम्राज्य का बंटवारा। ओके दोस्तों, अब हम लोग दूसरा कारण देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो मेन कारण था वो था शेरशाह की बढ़ती शक्ति की उपेक्षा। शेरशाह की बढ़ती शक्ति की उपेक्षा, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था कि जो हुमायूं था उसने शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति की उपेक्षा की। देखिए हम पढ़ते हैं, हुमायूं ने शेरशाह की निरंतर बढ़ती हुई शक्ति की उपेक्षा की। उसका मानना था कि वह जब चाहेगा आसानी से शेरशाह को हरा देगा। ऐसा मानना हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी। 1532 ईस्वी में, दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था 1532 ईस्वी में जब फर्स्ट टाइम हुमायूं ने शेरशाह के चुनार किले पर घेरा डाला था, तो उससे संधि हो गई थी। अगर हुमायूं शेरशाह से संधि ना करता और उस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाकर उसकी शक्ति को कम कर देता, कमज़ोर कर देता, तो शायद आगे समस्या ना होती और चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध ना होता। दोस्तों हमने आपको बताया भी था 1532 ईस्वी में जब हुमायूं ने चुनार किले का घेरा डाला, तो हुमायूं के चुनार के किले पर आक्रमण के समय यह किला अफगान नायक शेर खां के अधीन था। 4 महीने लगातार किले को घेरे रहने के बाद शेर खां और हुमायूं के मध्य एक समझौता हो गया। समझौते के तहत शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को एक अफगान सैनिक टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेना में भेजना स्वीकार किया, तथा बदले में चुनार का किला शेर खां के अधिकार में छोड़ दिया गया। ये मैंने आपको बताई थी। अगर वहीं पर हुमायूं चाहता तो हुमायूं की शक्ति एकदम छीड़ कर देता, कमज़ोर कर देता, हुमायूं को तहस नहस कर सकता था। फिर आगे हुमायूं उसके लिए समस्या ना बनता। लेकिन हुमायूं ने क्या किया, शेरशाह से समझौता कर लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी भूल थी। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा कारण था उसकी असफलता का, वो था शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति की उपेक्षा। तो पहला मैंने आपको बताया साम्राज्य का विभाजन, दूसरा शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति की उपेक्षा। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा कारण। दोस्तों तीसरा जो कारण था वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विलासतापूर्ण जीवन। दोस्तों हुमायूं जो था काफ़ी विलासी व्यक्ति था, तो विलासतापूर्ण जीवन
हुमायूं की असफलता का एक प्रमुख कारण उसके द्वारा समय का सदुपयोग न करना था। जिस समय उसे तीव्र गति से आगे बढ़कर विजय प्राप्त करनी थी, वह विलासिता में व्यस्त हो जाता था तथा शत्रु पक्ष को सैनिक तैयारी पूरी करने का समय दे देता था। जैसे गुजरात में बहादुर शाह को परास्त करने के पश्चात उसका पूर्णतः उन्मूलन किए बिना ही उसने मांडू में विश्राम करना उचित समझा। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह ने दोबारा शक्ति संचित कर गुजरात पर अधिकार कर लिया। वास्तव में विलासितापूर्ण जीवन जीने का स्वभाव उसके पतन का कारण बना। अब दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए, आपको पता है दोस्तों, जब हुमायूं ने बहादुर शाह के खिलाफ अभियान किया था, बहादुर शाह के खिलाफ मैंने आपको बताया था दोस्तों 1535-36 ईस्वी में गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, सहारनपुर में संघर्ष हुआ था। तो जब उसने बहादुर शाह को हरा करके गुजरात पर अधिकार कर लिया, मालवा पर अधिकार कर लिया, मांडू पर अधिकार कर लिया, तो दोस्तों उसे और आगे विजय प्राप्त करनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, जब उसने मांडू पर अधिकार कर लिया उसके बाद वो विलासिता में व्यस्त हो जाता है, और यही सबसे बड़ी उसकी समस्या थी। क्योंकि दोस्तों जब कोई विलासिता में व्यस्त हो जाता है तो उसके शत्रु पक्ष को तैयारी करने का एक मौका मिल जाता है। तो यही हुआ, हुमायूं विलासिता में व्यस्त हो गया मांडू पर अधिकार करके, और जो बहादुर शाह था वो अपनी सैनिक तैयारी पूरी करने लगा। अब हुआ क्या, बहादुर शाह ने ईरान के शासक की सहायता से दोबारा शक्ति संचित की और गुजरात पर अधिकार कर लिया। तो यही इसीलिए कहा जाता है वास्तव में विलासितापूर्ण जीवन जो था उसके स्वभाव का एक प्रमुख कारण बना। ओके दोस्तों, तो ये था इसका तीसरा कारण। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा कारण क्या था। चौथा कारण दोस्तों, तो चौथा कारण था दोस्तों हुमायूं की दुर्बलता। हुमायूं दुर्बल भी था। अब किस मायने में दुर्बल था, सोचने समझने में दुर्बल था। ओके दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। लेन पूल ने लिखा है कि हुमायूं की असफलता का एक मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। उसने कभी स्थिति के अनुकूल कार्य नहीं किया। उसने कभी भी स्थिति के अनुकूल कार्य नहीं किया दोस्तों। चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, मैंने आपको बताया है। तो चौसा के युद्ध में नीचे स्थान पर शिविर होने के कारण जो हुमायूं की सेना थी उसका शिविर कहाँ लगा था, नीचे स्थान पर। जब वर्षा हुई तो उसका पानी उसके शिविर में भर गया दोस्तों, उसके शिविर में भर गया, जिससे उसको काफ़ी परेशानी हुई और इस प्रकार उसे हार झेलना पड़ा। अब दोस्तों इससे सबक लेकर उसने बिलग्राम यानी कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में ऊंचे स्थान पर शिविर लगाना चाहिए था। जैसे चौसा के युद्ध में तो उसका स्थान कहाँ था, नीचे था, उसने नीचे स्थान पर शिविर लगाया था। तो जिससे क्या हुआ, वर्षा का पानी उसके शिविर में भर गया और उसे बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इससे उसकी हार हो गई। तो जब चौसा युद्ध के बाद कन्नौज का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में, तो उसे 1540 ईस्वी में, तो उसे दोस्तों कहाँ पर शिविर लगानी चाहिए, ऊंचे स्थान पर। लेकिन उसने फिर एक बार वही गलती की और नीचे स्थान पर शिविर लगा लिया और फिर उसे अपनी उसी पुरानी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वही लिखा है दोस्तों, हम पढ़ देते हैं एक बार पुनः। लेन पूल ने लिखा है कि हुमायूं की असफलता का एक मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। उसने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों, इसका मतलब यही है। उसकी योजना तो सही थी, सुंदर थी, करेक्ट थी कि हमको युद्ध जीतना है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया कि आखिर युद्ध को जीतना कैसे है। उसने कभी स्थिति के अनुकूल कार्य नहीं किया। चौसा के युद्ध में नीचे स्थान पर शिविर होने के कारण वर्षा का पानी जब उसके शिविरों में भर गया, जिसकी वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा, तो इससे सबक लेकर उसे बिलग्राम यानी कन्नौज के युद्ध में ऊंचे स्थान पर शिविर लगाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं किया और एक बार फिर उसे पुराने समस्याओं का सामना करना पड़ा दोस्तों। तो ये था दोस्तों जो मैंने आपको बताया हुमायूं की असफलता का कारण। तो इसे आप
पढ़िए एक दो बार, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मतलब पॉइंट नहीं, फैक्ट नहीं है जो आपको रटना है, थोड़ा सा एक दो बार समझ लेना, ताकि कहीं भी अगर आप मेंस लिखते हैं तो वहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ओके दोस्तों, तो ये था हुमायूं की असफलता का कारण। अब हम लोग पढ़ते हैं हुमायूं का निष्कासित जीवन। आप जानते हैं बीच में शेरशाह सूरी आ जाता है, हुमायूं को हरा देता है, तो उसके बाद होता क्या है, हुमायूं को भागना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली पर अब किसका अधिकार हो गया था, शेरशाह का। तो अब हुमायूं को तो भागना पड़ेगा ही। तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हुमायूं का निष्कासित जीवन। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं हुमायूं का निष्कासित जीवन। दोस्तों ये रहा हमारा हुमायूं का निष्कासित जीवन। आगरा और दिल्ली पर शेरशाह का अधिकार हो जाने के कारण या हो जाने के पश्चात हुमायूं सिंध होता हुआ ईरान के शासक के पास चला गया, ईरान के शाह के पास चला गया। दोस्तों 1540 ईस्वी में जब कन्नौज का युद्ध होता है, जिसे हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, तो उस युद्ध में हुमायूं हारता है। दिल्ली पर शेरशाह का अधिकार हो गया, आगरा पर शेरशाह का अधिकार हो गया, तो हुमायूं को भागना पड़ा और वो सिंध होता हुआ ईरान के शाह के पास चला गया। उसने अपने निर्वासित जीवन के दौरान हुमायूं अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूं अकबर की पुत्री, सॉरी यहाँ अकबर की पुत्री नहीं होगा, देखिए मीर अली अकबर की पुत्री होगा, यहाँ पर मीर अली अकबर की पुत्री, याद रखिए दोस्तों, अकबर नहीं होगा, अकबर तो अभी आया ही नहीं है। मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से, मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लेता है। तो यहाँ अकबर वो वाला नहीं होगा शासक वाला, यहाँ दूसरा अकबर है, मीर अली अकबर जिसका पूरा नाम था। मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी में निकाह कर लेता है। कालांतर में अमरकोट के शासक के पास, अमरकोट के जो शासक थे शायद थे वीरशाल, अमरकोट के जो उसमें शासक थे वीरशाल, उन्हीं के महल में इन्होंने शरण लिया हुमायूं ने, और उसी दौरान हमीदा बानो बेगम ने 1542 ईस्वी में मुग़ल सम्राट अकबर को जन्म दिया। देखिए दोस्तों, जब हुमायूं भागा तो इधर उधर घूमता रहा, 15 सालों तक कहा जाता है कि वो इधर उधर घूमता रहा। तो जब घूमता रहा तो 1541 ईस्वी में अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से उसने निकाह कर लिया, इसी अपने घुमक्कड़ जीवन के दौरान। कालांतर में अमरकोट के राणा वीरशाल के महल में उसने शरण लिया हुआ था, वहीं रुका हुआ था, और वहीं पर उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने 1542 ईस्वी में एक बच्चे को जन्म दिया, और वो बच्चा आगे चलकर भारत का महान मुग़ल सम्राट अकबर बनता है। ओके दोस्तों, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं हुमायूं द्वारा पुनः सिंहासनारूढ़ होने के प्रयत्न। देखिए दोस्तों, जब धीरे धीरे शेरशाह की मृत्यु हुई तो उसका जो सूर्यवंश था वो भी समाप्त होने लगा, कमज़ोर पड़ने लगा, तो धीरे धीरे हुमायूं को एक बार फिर से अपना साम्राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। तो चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हुमायूं द्वारा पुनः सिंहासन पर आसीन होने का प्रयत्न, अर्थात हुमायूं ने एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। तो देखते हैं हम लोग वो सफल हो पाता है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, निर्वासन के दौरान, यहाँ निर्वाचन नहीं होगा दोस्तों, निर्वासन होगा। निर्वासन यानी जब वो बाहर था, घुमक्कड़ जीवन जी रहा था, उस दौरान हुमायूं कहाँ रहा, काबुल में रहा। हुमायूं काबुल में रहा। हुमायूं ने पुनः 1545 ईस्वी में ईरान के शासक की सहायता से कंधार और काबुल पर अधिकार कर लिया। 1545 ईस्वी में ईरान के शासक की मदद से हुमायूं किन दो क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है, कंधार और काबुल पर। इन दोनों क्षेत्रों को जीत लिया 1545 ईस्वी में, ये बात याद रखिए। 1545 ईस्वी में ईरान के शासक की सहायता से कंधार और काबुल पर हुमायूं ने
अधिकार कर लिया। 1553 ईस्वी में शेर शाह का उत्तराधिकारी, देखिए जो मैंने आपको अभी बताई, तो 1553 ईस्वी में जो शेर शाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह, जब उसकी मृत्यु हो गई इस्लाम शाह की, तो अफ़गान साम्राज्य जो था विघटित होने लगा, अर्थात दुर्बल पड़ने लगा। 1553 ईस्वी में शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफ़गान साम्राज्य विघटित होने लगा। ऐसी स्थिति में हुमायूं को पुनः अपना साम्राज्य या अपना राज्य प्राप्त करने का अवसर मिला। 1554 ईस्वी में हुमायूं अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा। 1554 ईस्वी में हुमायूं कहाँ पहुंच गया? अपनी सेना लेकर पेशावर में पहुंचा। फिर उसके बाद होता है दोस्तों 1555 ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में कहाँ कब्जा किया? लाहौर में। और 1555 ईस्वी में ही लुधियाना से 19 मील पूरब में सतलज नदी के किनारे मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर हुमायूं एवं सरदार हैबत खां एवं तातार खां के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष का परिणाम हुमायूं के पक्ष में रहा। इस तरह संपूर्ण पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया। इस पॉइंट को दोस्तों आप समझ लीजिए, ध्यान से, बहुत ज़रूरी है। 1535 ईस्वी में हुमायूं ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और लाहौर से 19 मील पूरब में सतलज नदी के किनारे एक मच्छीवाड़ा नामक स्थान था। वहां पर हुमायूं एवं सरदार हैबत खां एवं तातार खां के बीच संघर्ष हुआ। एक तरफ थे सरदार हैबत खां एवं तातार खां, दूसरी तरफ हुमायूं था। इन दोनों के मध्य संघर्ष होता है और इसमें हुमायूं जीत जाता है। इस तरह संपूर्ण पंजाब जो था वो अब हुमायूं के अधिकार में आ गया। तो इसे हम मच्छीवाड़ा का युद्ध भी कहते हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिए, इसको याद कीजिए किसी भी तरह से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके दोस्तों, फिर बात आती है 1555 ईस्वी में अफ़गान सेना। 1555 ईस्वी में अफ़गान सेना और मुग़ल सेना के बीच सरहिंद का युद्ध हुआ। अफ़गान सेना का नेतृत्व सिकंदर शाह सूर ने किया, मुग़ल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया। इस युद्ध में भी अफ़गानों की पराजय हुई और हुमायूं जीत गया। तो दोस्तों ये था हमारा सरहिंद का युद्ध। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सरहिंद का युद्ध कब हुआ? तो 1555 ईस्वी में। किसके किसके मध्य हुआ? तो मुग़ल सेना के मध्य और अफ़गान सेना के मध्य। अफ़गान सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सिकंदर शाह सूर। मुग़ल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खां कर रहा था। इस युद्ध में अफ़गानों की पराजय हुई। सरहिंद विजय के बाद 1555 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य मिला। तो दोस्तों इस प्रकार हुमायूं एक बार पुनः दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हो जाता है 1555 ईस्वी में। लेकिन इसके एक वर्ष बाद ही इसके साथ एक घटना घटित होती है और उस घटना में ये मारा जाता है। तो दोस्तों वो घटना थी हुमायूं की मृत्यु। चलिए हम लोग जान लेते हैं हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई। तो आप लोग को सभी को पता है, इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। हुमायूं के दूसरी बार बादशाह बनने के एक साल बाद, यानी 1555 में बादशाह बना, 1556 ईस्वी में दीन पनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। हुमायूं की कब्र ईरानी संस्कृति से प्रभावित है, जिसका वास्तुकार मिर्ज़ा गयास बेग था। तो दोस्तों जो हुमायूं की कब्र थी, जो हुमायूं की कब्र है या थी, वो किस संस्कृति से प्रभावित है? ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है दोस्तों। तो हुमायूं की जो कब्र थी वो ईरानी संस्कृति से प्रभावित है। एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे और पॉइंट भी क्लियर रहे। तो हुमायूं की कब्र ईरानी संस्कृति से प्रभावित है, जिसका वास्तुकार मिर्ज़ा गयास बेग था। दोस्तों ये भी पूछा जाता है हुमायूं का जो मकबरा है उसका वास्तुकार कौन है, यानी उसको किसने बनवाया है, किसने बनाया है? तो मिर्ज़ा गयास बेग ने। और किसने बनवाया था दोस्तों? तो उसकी पत्नी थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। उसी की हुमायूं को एक अमूल भेंट थी। हमीदा बानो बेगम ने अपने पति हुमायूं को एक अमूल भेंट प्रदान की मरने के बाद। और ये मकबरा जो है दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों लास्ट
जो है पार्ट वो है हुमायूं का मूल्यांकन। कुल मिलाकर हुमायूं ने क्या किया। तो दोस्तों देखिए, हुमायूं की जैसा मैंने बताया कि उसकी जो इच्छा थी, जो उसका उद्देश्य था वो सही था, लेकिन उसने उसके अनुसार कार्य नहीं किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। राज्याभिषेक से लेकर हुमायूं अपनी मृत्यु के समय तक, राज्याभिषेक जब हुआ उससे लेकर और अपनी मृत्यु के समय तक संघर्षों में ही उसका जीवन व्यतीत हुआ, अर्थात वो निरंतर संघर्ष करता रहा। मैंने आपको दोस्तों बताया 1532-30 में बैठा और 31 से ही उसने अभियान शुरू कर दिया और 40 तक अभियान ही करता रहा और लगातार अभियान करता रहा। तो राज्याभिषेक से लेकर हुमायूं अपनी मृत्यु के समय तक संघर्षों में ही अपना जीवन व्यतीत करता रहा। यही कारण है कि हुमायूं को अपनी मृत्यु के बाद इतिहासकार लेन पूल ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो इतिहासकार लेन पूल ने उसके बारे में क्या कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। ऐसा किसने कहा है? इतिहासकार लेन पूल ने किसके बारे में कहा है? हुमायूं के बारे में, कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा मुगल शासक था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था, तो उसमें हुमायूं होगा। और इसीलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 कपड़े पहनने का नियम बनाया था। दोस्तों हुमायूं एक ऐसा शासक था जो ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था और 7 दिन वो 7 रंग के कपड़े पहनता था। तो मुख्यतः अगर हम देखें तो रविवार को पीला रंग, शनिवार को काला रंग, सोमवार को सफ़ेद रंग पहनता था। ओके दोस्तों, सोमवार को सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनता था, शनिवार को काले रंग का, रविवार को पीले रंग का। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया हुमायूं के बारे में। और मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है। फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया गया है। सेकंड पार्ट में ये पूरा हुमायूं के बारे में जो भी चीज़ें थी जानकारी वो मैंने आपको दे दी। इसके बाद जो आता है दोस्तों शेरशाह सूरी, चूँकि 15 साल बीच में सूर राजवंश आ गया, तो अब इसके बाद हम लोग शेरशाह सूरी से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हमारा अकबर और जो भी आगे नेक्स्ट मुग़ल सम्राट आएंगे उनको पढ़ते जाएंगे दोस्तों। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। हमारे चैनल पर इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, ट्रिक भी पढ़ाया जाता है। आपको जो पसंद हो पढ़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कैसा रहा हमारा लेक्चर दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो। ओके दोस्तों, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी नया चैनल है बिल्कुल। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।